नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज एक और क्लास पढ़ने जा रहे हैं और आज एक और टॉपिक अपन क्लियर करने जा रहे हैं जो राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित है। कल की क्लास आप सभी ने देख ली है तो बहुत अच्छा है कि इस शांति काल में अपने आप को कंटिन्यू किए हुए हो। अब देखो, आज स्पेशली जो पढ़ने जा रहे हैं ये मृदा का पार्ट 2 है और आज स्पेशली यदि अपन देखें तो अपन पढ़ने जा रहे हैं मृदा का वैज्ञानिक विभाजन। मृदा का वैज्ञानिक विभाजन कह दें, चाहे इसको ये भी कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसका विभाजन, क्योंकि वैज्ञानिक विभाजन किया ही इसीलिए गया है कि विश्व के अंदर जितनी मृदा पाई जाती है अलग अलग प्रकार की है। जैसे आप देखोगे तो राज्य कृषि आयोग ने अलग घोषित कर दी, आईसीएआर ने भारत के लिए अलग बना दिए हैं, तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो भाई विश्व की मृदा को एक साथ कैसे पढ़ा जाए, तो इसको देखते हुए जो है यूएसडीए द्वारा जो है एक वैज्ञानिक विभाजन किया गया है। तो उसके अंदर जो आता है अपने वैज्ञानिक विभाजन वो पढ़ना है, यानी कि विश्व की मृदा को सबको एक ही श्रेणी, एक ही सारणी के माध्यम से पढ़ा जा सके, एक ही वर्ग के माध्यम से पढ़ा जा सके। ठीक है, एक तो ये पढ़ने वाले हैं। एक दूसरी चीज जो अपन स्पेशली एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है मृदा संरक्षण। क्या? मृदा संरक्षण, यानी कि इसमें क्या आएगी? मृदा की समस्याएं आएगी, समस्याएं और इनका समाधान। ये दोनों चीजें आज के इसमें पढ़ने वाले हैं। कल जो मैंने आपको जीजीडी फैक्ट दिया था उसके अंदर भी वो इसी पे आधारित था, समस्या और समाधान पे। मृदा की समस्या और समाधान, जैसे कि लवणीयता की समस्या, क्षारीयता की समस्या, अम्लीयता की समस्या, सेम समस्या, चार जो है चार मुख्य समस्याएं हैं और उनका निवारण। तो ये चीज होती है मृदा संरक्षण के अंदर अपन को पढ़ना होता है। ठीक है, मृदा अपरदन भी कह सकते हो आप। ठीक है, अपरदन भी एक तरह की समस्या ही है। मृदा प्रदूषण कह सकते हो आप, वो भी ये इसी से रिलेटेड है। तो आज की इस छोटी सी क्लास में ये दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। क्लास जरूर छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी लंबी नहीं, कैसी होनी चाहिए? बढ़िया होनी चाहिए। वैसे ही क्लास भी लंबी नहीं, प्रभावशाली होनी चाहिए, है ना। चलिए इसको शुरू करते हैं। अपनी पहली स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए। देखो, ये सबसे पहली स्लाइड अपनी है और आप लोगों को पता ही होगा कि फैक्ट नंबर 286 के अंदर मैंने आप लोगों को ये वैज्ञानिक विभाजन ऑलरेडी दिया था और बहुत बढ़िया तरीके से कैटेगराइज करके दिया था, यानी कि जिस तरीके से सारणीबद्ध तरीके से पढ़ना होता है वैसे दिया है। अब उसको उस तरीके से पढ़ के, सारणीबद्ध तरीके से पढ़ के अपन चलेंगे मैप की तरफ। मैप पे भी इसको देखेंगे, यानी कि कंप्लीट जो स्टडी होनी चाहिए ना उस तरीके से अपन पढ़ेंगे। और इन चीजों को याद कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब पढ़ने को तो क्या है, सभी जगह मिल जाता है। मेन चीज क्या है? जीजीडी है तो मुमकिन है क्या चीज? याद करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपने यहाँ पे इसको ये देखा जाए इस वैज्ञानिक विभाजन को। तो देखो, प्रकार पूछे ना आपको कि इसके अनुसार कितने प्रकार है या कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की मृदा की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान की मृदा को 5 भागों में या 5 समूह में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है किसके द्वारा किया है, तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसडीए द्वारा। ठीक है, तो इसके द्वारा विभाजित किया कितने भागों में? 5 भागों में। तो नंबर 1 देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। हकीकत बात बताऊं तो अब जो है स्टडी का लेवल बहुत अच्छा हो चुका है और बहुत सारे शिक्षक जो है अच्छी मेहनत भी करते हैं स्टूडेंट पे और स्टूडेंट भी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। इससे पहले जब एक हमारा कंपटीशन का दौर था जो लगभग आप मान के चलो 6-7 साल पहले का, उस समय जो है ये इस तरह के सवाल कम ही बनते थे और बनते थे तो पता नहीं होता था कि ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, या इसको पढ़ने का आधार क्या है, वर्गीकरण कहां से है। इतनी डिटेल जानकारी कंपटीशन एग्जाम में नहीं आती थी, पूछते ही नहीं थे तो पढ़ते ही नहीं थे। अब धीरे धीरे दायरा बढ़ रहा है तो अब पढ़ना भी पड़ता है, तो अब ढंग से पढ़े। अब मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं कि यूएसडीए द्वारा वर्गीकृत किया गया 5 भागों में है और अब इसको अपन व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एंटीसॉल्स। देखो 2 शब्द आएंगे। अब आपके मेन मजे की बात आ रही है। ठीक है, अब आपको मेन ध्यान रखना है, अब याद करने वाली चीजें। 2 शब्द आएंगे जिसके अंदर आप लोगों को ए लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? ए लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा बाकी 3 मिट्टियों के अंदर आपको ए लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और जैसे ही ए लिखा हुआ मिले पश्चिम में धकेल देना उसे। ठीक है, कोई क्या कहे ए, यानी कि अपनी तरफ जैसे इस तरीके से बोलता है, क्या कर रहा है रे? ए बोले तो फिर पश्चिमी राजस्थान में धकेल देना। ठीक है,
थोड़ो के दोरे और घुमर आई तो मतलब दिमाग ठिकाने आ जाए पाछो। तो ए लिखा हुआ मिले यानी कि एंटीसोल्स और एरिडिसोल्स या एरिडोसोल्स ये लिखा मिले तो इन दोनों को पश्चिमी राजस्थान में भेज देना है। तो एक तो भाग चला जाएगा एंटीसोल्स वाला तो पूरा का पूरा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर, और जो अपने एरिडिसोल्स है वो चला जाएगा अर्ध शुष्क के अंदर। एक चीज और ध्यान रखना, मिट्टी में जो सबसे एंटी है वो सबसे ज्यादा है। क्या? मिट्टी में जो सबसे एंटी है यानी कि एंटीसोल्स है वो सबसे ज्यादा है, जो सबसे एंटी है वो सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना। तो एंटीसोल्स कहां है? एंटीसोल्स है भैया पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिम में भेज देना है पूरी तरीके से। तो देखो पश्चिमी मरुस्थल के सभी जिलों में पाई जाती है। तो यानी कि ये कैसी मिट्टी हो गई? ये हो गई आप लोगों के मरुस्थलीय मिट्टी हो गई। कैसी हो गई? ये आप लोगों के मरुस्थलीय मिट्टी हो गई। और देखो क्या होता है, एरिड का मतलब भी क्या होता है? शुष्क। तो ये कैसी जलवायु में पाई जाएगी? शुष्क जलवायु में ये पाई जाती है। ऐसे कैसे? इस एरिड से, ये यहाँ पे एरिडिसोल्स बना है ना, ये भी इसी से बना है। तो एंटीसोल्स में क्या ध्यान रखना है? जो भाई कैसी मिट्टी होगी, यहाँ पे उपजाऊ कम होती है, तो जो उपजाऊपन के एंटी है वो पश्चिमी राजस्थान में जाएगी, ठीक है। तो एंटीसोल्स सबसे ज्यादा है और बिल्कुल ही पश्चिमी राजस्थान में चले जाना है। फिर देखो एरिडिसोल्स, क्या है? एरिडिसोल्स यानी कि ये एक तरह की कैसी होती है? बलुई मिट्टी। ये तो कैसी हो गई? रेतीली। ये कैसी हो गई? रेतीली। ये रेतीली तो है लेकिन साथ साथ में रेतीली बलुई मिट्टी यानी कि भूरी बलुई मिट्टी इसको कहा जाता है। तो ये कैसी है? एरिडिसोल्स। कैसी जलवायु में पाई जाएगी? ये भी शुष्क यानी कि इसमें क्या है? अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अब अपन ने मरुस्थल पढ़ा है, भौतिक विभाजन पढ़ा है, तो वहां पे आप लोगों को मैंने मरुस्थल के विभाजन में शुष्क और अर्ध शुष्क दो बांट के बताए थे, ठीक है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा दोनों विभाजित करके बताए थे। तब आप लोगों का दिमाग में सीधा आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। जब क्लास पूरी देखते देखते आओगे, बिना स्किप किए देखोगे, तो एक सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। जितने विद्यार्थी जो कंफ्यूजन के या कहीं कोई सवाल पूछते हैं, सर फलाने ऐसे कैसे वो कैसे, तो 100% मैं कह सकता हूं उन्होंने क्लास को स्किप करके देखा है। मैं जैसे ये चीज बताता हूं ना आपको, कोई सी पॉइंट पढ़ाई के बीच में, वो फटाक से स्किप करते हैं, ऐसे करते हैं। भाई मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को मतलब बातचीत में समय यहाँ पे लगाऊं या ये करूं। बहुत सारा काम रहता है और आप लोगों के लिए ही करना होता है। लेकिन फिर भी जैसे कोई बोलने लगते हैं ना, तो स्टूडेंट की आदत होती है, क्योंकि वो दर दर की ठोकरें खाया होता है, वो सभी चैनल पे घुमा होता है, लाइव क्लासेस में उन्हें पता है कितना सारा टाइम पास किया जाता है, तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे भी वही चीज, जो नए आते हैं उनको लगता है क्या पता वही चीज। कभी नहीं, मेरे को शौक ही नहीं है कि मैं आप लोगों से मतलब फालतू की बातें करूं। मैं वह बात करूंगा जो आप लोगों के काम आएगी। जैसे कि ये अब स्किप करके देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि क्या कैसे है, ठीक है। स्किप 1% नहीं करनी है। आधे घंटे की क्लास में मैं आपको 2 घंटे का मैटर देता हूं, स्किप नहीं करनी है। यदि मैं बकैती भी करूं ना तो सुन लिया करो, दूध देने वाली गाय री लात भी बढ़िया ही है, ठीक है। चलो अब देखो एरिडिसोल्स का क्या है? अर्ध शुष्क। एरिड का मतलब ये शुष्क जलवायु होता है अर्ध शुष्क के अंदर, ठीक है। तो ये देखो अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। भूरी बलुई या सिरोज्म मिट्टी भी कहा जाता है। कैसी? ऐसी। कैसी? ऐसी। ए से तो क्या मतलब है? एरिडिसोल्स। सी से क्या मतलब है? सिरोज्म मिट्टी, ठीक है। कैसी? ऐसी। और एक और ध्यान रखना, देखो यहां पे मैंने क्या बताया आपको? रेतीली मिट्टी बताया है और इसको क्या कहा है? एंटीसोल्स का है। मैं मात्रा लगा रहा हूं ऊपर, बाकी ये ऐसे ही लिख देते हैं अपन, ठीक है। इसको क्या कहा है? एंटीसोल्स का है। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं। रेतीली का रे और एंटी का ए। और रेतीली मिट्टी में इतनी एब होती है कि वो जो है मतलब अपने कृषि के लिए उपजाऊ होती नहीं। तो इसके अंदर क्या होती है? एब होती है। इसके अंदर क्या होती है? एब। तो यानी कि एरिडिसोल्स बलुई मिट्टी। क्या ध्यान रखोगे? ऐसी एब होती है इसके अंदर, ऐसी। यानी कि एरिडिसोल्स, इसको सिरोज्म भी कहते हैं। क्या होती है? एब होती है। ए यानी कि आपके एरिडिसोल्स, ब यानी बलुई मिट्टी, ठीक है। कैसे ध्यान रखना है? और रे ए, ठीक है। रेतीली एंटीसोल्स। रेतीली एंटी है बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान में ले जाओ, पाकिस्तान के पास में ले जाओ, बिल्कुल एंटी, ठीक है। तो एंटी है पूरी उधर ले जाओ, थोड़ी सी एंटी कम है यानी कि एरिडी है तो उससे पहले ले आओ, लेकिन उसमें भी क्या होती है? एब होती है। तो इसलिए बलुई मिट्टी आप लोगों को ध्यान रखना है। एरिडी बलुई। कैसी? ऐसी, ठीक है। इस तरीके से तो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। अब देखो फैक्ट थे भी पढ़ियो है और मैं कंटेंट थान दे भी दियो है। अच्छा मैं नहीं भी देता हूं कंटेंट तो भी थान मिल ही जातो, लेकिन मेन चीज क्या है? याद करनो। मेन चीज क्या है? जीजीडी है तो
मुमकिन है। अब देखो, अब चलो इंसेप्टिसोल्स क्या है, अब क्या करना है, इंसेप्टिसोल्स। अब ये जिन्होंने नहीं पढ़े ना, लाई, एक मारवाड़ी में कहते हैं लाई, लाई यानी कि वो थोड़ा सा मतलब अभागा है। अब जो इन्होंने यहां से जीजीडी की क्लास नहीं देखी, वो लाई बेचारे क्या है, समझ नहीं पाते कि याद कैसे करना। तो लाई यानी कि क्या ध्यान रखना है, लाल मिट्टी है और वो कैसी है, इंसेप्टिसोल्स है। लाल मिट्टी है वो कैसी है, इंसेप्टिसोल्स है। कैसी है, इंसेप्टिसोल्स, लाई। ठीक है, इतनी एब है कि जहां से यहां पे तो क्या ध्यान रखना है, ऐसी एब है। ठीक है, और यहां से रे ए ऐसी एब है, यहां से ध्यान रखना। लाई जिसने यहाँ की क्लास नहीं देखी वो बेचारा कैसे याद करेगा, है ना। तो वो लाई की श्रेणी में आ गया। ठीक है, तो लाल इंसेप्टिसोल्स। ठीक है, अब देखो कहां पाई जाती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, इनमें पाई जाती है। और लाल लोमी मिट्टी कहा जाता है इसे, ये पर्वतीय मिट्टी भी इसके अंतर्गत ही आती है। देखो लाल जो इसका मिट्टी के जो अंदर लाल रंग पाया जाता है वो किस कारण होता है, रेड ऑक्साइड के कारण। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ये चीजें ध्यान रखो, लाल लोमी। और लाल लोमी में क्या बताया था कल, उडू लालो। ठीक है ना, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को भी साथ में लेना। और लाल लोमी दोमट मिट्टी बताई थी ना कल। चलिए, अब देखो ये भी अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु, थोड़ी सी कहां आ गई, अरावली वाला क्षेत्र आ गया तो आर्द्र यानी कि उपाद्र वाला थोड़ा सा आया तो आर्द्र जलवायु। यहां तक ठीक है, ये चीजें याद रह गई ना आपको कि रे ए तो रेतीली पश्चिम में है, तो आपको ध्यान रहेगा एंटीसोल से एंटी है यानी सबसे उधर ले जाओ। फिर एरिड जलवायु के हिसाब से ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसी एब है उसके अंदर कि जो है पौधों को पनपने नहीं देती। ठीक है, उपजाऊ होने नहीं देती मिट्टी को। तो ऐसी से क्या ध्यान रखोगे आप, ऐसी से क्या ध्यान रखना है, एरिडिसोल्स। और सिरोज्म मिट्टी भी कहते हैं एब यानी कि एरिडिसोल्स, बलुई मिट्टी भी। ठीक है, अब आओ अल्फीसोल्स। अब अल्फीसोल्स लिखोगे ना तो इसे वैसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। क्या कहा जाता है, जलोढ़। और यहां पे लिखो अल्फी। तो देखो दोनों के अंदर कहीं भी पहले अक्षर में मात्रा कोई नहीं लगेगी। अब ए ऑलरेडी ये मात्रा से ही शुरू हो रहा है, ये भी मात्रा ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी मात्राएं हैं, सबके अंदर मात्रा है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे या ये इसका मतलब है रेतीली। ठीक है, इसके अंदर भी मात्रा है। अब यहां देखो जलोढ़ के अंदर कोई पहले अक्षर में मात्रा नहीं है, यहां भी पहले अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, यानी कि इससे ही याद रखना है आप लोगों को कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो अल्फीसोल्स कहलाती है। और जलोढ़ मिट्टी मैदानी भाग में पाई जाती है, तो अल्फीसोल्स भी कहां पाई जाएगी, मैदानी भाग में। ठीक है, इसे जलोढ़, ये जलोढ़ कर देना, जलोढ़ मिट्टी। और लाल मिश्रित मिट्टी, थोड़ा सा लाल मिश्रित मिट्टी यानी थोड़ी सी लाल मिट्टी का भी अंश आ जाएगा इसके, लेकिन मुख्य जलोढ़ मिट्टी है। अब ये कैसी है, आर्द्र उपाद्र दोनों जलवायु इसमें पाई जाती है। अब लास्ट में अपने बची है वर्टिसोल्स। इसके अंदर एक चीज याद रखना, कावरे। क्या ध्यान रखोगे, कावरे। का मतलब है काली मिट्टी, रे का मतलब है रेगुर मिट्टी, और व का मतलब है वर्टिसोल्स मिट्टी। और काली मिट्टी पाई जाती है आपके पठारी भाग में, जिसमें बेसाल्ट की प्रधानता होती है। ठीक है, किसकी प्रधानता होती है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है बेसाल्ट की प्रधानता। तो हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी होती है, और आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु में यह पाई जाती है। तो देखो क्या ध्यान रखना है, कावरे, काली वर्टिसोल्स, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पे जलोढ़ से ध्यान रखना, अ और ज ये ध्यान रखना, यहाँ लाई से याद हो ही जाएगा कि लाल लोमी है। ठीक है, वो किस में आएगी, इंसेप्टिसोल्स में। ये दोनों मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करवा दिया। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो। और ये फैक्ट भी मैंने टेलीग्राम पे दिया था अभी। आज तो जैसे आप लोगों को 304 नंबर फैक्ट मिला है, और वो दिया था 286 जिसमें ये वर्गीकरण दिया था। और 1 से 250 तक की किताब बहुत जल्द देने वाला हूं किताब के रूप में आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये याद हो चुकी है। देखो याद करवाने के लिए इतना एफर्ट लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या है, दे देते ऐसे ही पढ़ा देते कि याद तो आपको करना है, हमको क्या लेना देना है ना। लेकिन सिलेक्शन तो तभी होगा जब आप लोगों को याद होगा। यही चीज पढ़ लेते हैं किससे, मैप से। तो सबसे पहले क्या बताया, एंटी है। जो चीज एंटी है उसे ले जाओ पूरे के पूरे अपने पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि शुष्क मरुस्थल वाले क्षेत्र में। तो ये आ गया आप लोगों के एंटीसोल्स। और यहां पे क्या बताया था, इसी को क्या बताया था मैंने, रेतीली। ठीक है, तो रे ए। ठीक है, इसके बाद में क्या बताया आप लोगों को, इसके बाद बताया एरिडिसोल्स, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल वाले क्षेत्र में है। ठीक है, अर्ध शुष्क में बताया। इसमें आप लोगों को मैंने क्या बताया, इसके अंदर ऐसी एब है, ऐसी एब यानी कि एरिडिसोल्स, सिरोज्म मिट्टी भी कहते हैं, एरिडिसोल्स बलुई मिट्टी भी कह दिया जाता है। और यहां पे क्या बताया था
कि लाई जो यहां से नहीं पढ़ा, लाई कैसे समझेगा, तो लाल इंसेप्टिसोल्स, ठीक है, लाल लोमी इंसेप्टिसोल्स। यहां पे क्या बताया था, ये कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है, कैसी है, जलोढ़, तो अल्फिसोल्स जलोढ़। और यहां ये वर्टिसोल्स जो है, ये अल्फिसोल्स तो ये ऊपर वाली है, ठीक है, वर्टिसोल्स जो है इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कावरे, इस तरीके से याद रखना, काली वर्टिसोल्स रेगुर मिट्टी जो आपके पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मैप से भी ध्यान रह जाएगा, ठीक है, मैप पे भी समझ में आ गई। 5 तरह का वर्गीकरण किसने दिया है, यूएसडीए ने दिया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा वर्गीकृत है। और आधार इसका क्या है, मृदा के कण है। और विभाजन करा कितने भागों में है, 5 भागों में, 5 भागों में विभाजित। अगली बात समझ, इस तरीके में याद करना है, ठीक है ना। तो ये वैज्ञानिक विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इससे प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए इसको इसी तरीके से आप लोगों को याद करना है, ठीक है। अब क्या जरूरत पड़ रही है, स्क्रीनशॉट की ले स्क्रीनशॉट। अब नहीं भूल सकते हो तुम कोशिश भी करके देख लो, भूल नहीं पाओगे। अब आते हैं अपन मृदा संरक्षण, यानी कि मृदा की समस्याएं। इस टॉपिक को और क्या कहा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है मृदा संरक्षण। तो कई सिलेबस में क्या है, इस तरीके से लिखा मिलता है, मृदा और मृदा संरक्षण, यानी कि ये चीजें, यानी मृदा की समस्याएं। भाई संरक्षण करें किससे, कोई ना कोई समस्या होगी तभी तो समाधान होगा, तो समाधान करें किस चीज का, तो पहले समस्या देखते हैं, ठीक है। मुख्य बता रहा हूं, वैसे तो देखो बहुत सारी है, ठीक है, दुनिया में समस्या ही है सब ज्यादा, लेकिन अपने क्या है, मुख्य देख लेते हैं, उनका निवारण कर लेते हैं। तो नंबर 1 आप लोगों को ध्यान रखना है अवकर्षण, नंबर 2 ध्यान रखना है मृदा की लवणीयता, नंबर 3 ध्यान रखना है अपरदन, और नंबर 4 ध्यान रखना है अम्लीय। अम्लीयता भी अलग है, क्षारीयता भी अलग है, लेकिन इसमें मैंने शामिल कर लिया कि अम्लीयता और क्षारीयता, क्योंकि पीएच मान से संबंधित रहती है ये, ठीक है। तो ये है, अब ये दोनों अपन जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ने वाले हैं, ये दोनों इसी स्लाइड में पढ़ लेते हैं। अब देखो ध्यान, अवकर्षण होता क्या है, सीधी सी बात है कि मिट्टी का उपजाऊपन कम होना। क्या है, मिट्टी का उपजाऊपन कम होना। अब देखो सीधी बात है, तो सीधा इलाज क्या होगा, अपने को भी लगे कि पौधे नहीं हो रहे हैं, भाई फसल नहीं हो रही है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो उपजाऊ कैसे किया जाए, सीधी बात है कि खाद मिलाना है, ठीक है। क्या मिलाया जाएगा, खाद। तो अवकर्षण क्या है कि मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम होना, क्या है, उत्पादन क्षमता का कम होना। और उपाय क्या है, जैविक खाद का अधिक प्रयोग, जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग। ये और मैं बताऊं, ये कम पूछा जाता है, ये पूछा कम जाता है, अवकर्षण वाला तो बिल्कुल न के बराबर पूछा जाता है, लेकिन अपने समस्या है तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरी समस्या जो है, यहां से प्रश्न पूछने शुरू हो जाते हैं, ये कहलाती है लवणीयता। अब लवण कैसे पाए जाते हैं, जो खनिज तत्व होते हैं उन्हीं के अंदर जो है खनिज लवण कहते हैं, ठीक है। देखना आपने बचपन से साइंस पढ़ते आए हैं, तो वहां पे पढ़ते हैं कि अब खनिज लवण पढ़ेंगे। अब लवण में बहुत सारे तत्व होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जहां पे अत्यधिक सिंचाई की जाती है, जहां अत्यधिक जो, तो सिंचाई कहां करेंगे ये बताओ, शुष्क क्षेत्रों में करेंगे। कहां करेंगे, शुष्क क्षेत्रों में। तो शुष्क क्षेत्रों में जहां पे अत्यधिक सिंचाई की जाती है, तो उसमें क्या होता है, भूमि की ऊपरी परत पर लवण की एक परत जम जाती है। और कैसे रंग की होती है, ये ज्यादातर सफेद रंग की होती है। ये कैसी होती है, ज्यादातर सफेद रंग की होती है। लवण की एक परत जम जाती है, जो समस्या लवणीयता कहलाती है। समस्या नहीं, समस्या लवणीयता कहलाती है, ठीक है। अब देखो इसका उपाय क्या है, आप लोगों को उपाय ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अपन भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपन उपाय पूछते हैं, अपन ये जानने की बहुत कम कोशिश करते हैं कि बीमारी हुई क्यों, बताते हैं कि इलाज बताओ आप, तो सीधी बात। तो एग्जामिनर भी आप लोगों को उपाय पूछता है कि ये इसमें से क्या है भैया, जो मृदा की लवणीयता वाली समस्या का उपाय है। तो लवणीयता में रॉक फॉस्फेट की खाद का उपयोग किया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। रॉक फॉस्फेट की खाद का उपयोग किया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि गोबर की खाद, ग्वार या ढेंचे का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा सुबबूल उगाना, यह भी एक समस्या, इसका निवारण है, ताकि वो क्या है, लवणीयता को सोख लेता है, ठीक है, लवणता कम हो जाती है उससे। तो सुबबूल से ज्यादा ये चीज पूछी जाती है, ये पूछी जाती है रॉक फॉस्फेट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है जिससे इस समस्या से निजात मिल सके। ये लवणीयता वाली, बहुत लवणीय मिट्टी ज्यादातर, देखो मैंने कल भी आपको वो वर्गीकरण पढ़ाया, उसमें बताया था कि श्री गंगानगर उस साइड ज्यादा है,
अब वहां पे क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पे सिंचाई ज्यादा होती है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पे ये चीज आएगी, वहां ये समस्या भी मिलेगी। और एक और समस्या आती है जिसे बोलते हैं सेम समस्या। सेम मतलब इसके जैसी जैसी सेम समस्या, वो नहीं, सेम उसका नाम है, इसका मतलब होता है जलाधिक्यता, ठीक है, वो होती है सेम समस्या, वो भी नहरी क्षेत्रों में ज्यादा होती है। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब अपन बढ़ते हैं आगे, जो आप लोगों को कल ही जीजीडी फैक्ट दिया था उसके माध्यम से अपन पढ़ते हैं। ले स्क्रीनशॉट। अब देखो ये जीजीडी फैक्ट मैंने आप लोगों को दिया था, इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूं बड़ा, इस तरफ ले लेते हैं इसको, ताकि एक एक चीज क्लियर तरीके से पढ़ सके। अब अभी जो लिखा हुआ था ना अपर्दन, उस अपर्दन को देखते हैं। ये मैंने फैक्ट के रूप में आप लोगों को दिया था कल, इसीलिए स्पेशली बनवाया था क्योंकि जो टॉपिक चल रहा था, और ये स्पेशल फैक्ट बनवाया कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को काफी सारी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। अब देखो क्या है मृदा अपर्दन। अपर्दन का मतलब है कि उसकी उपजाऊपन यानी उपजाऊ परत है ना, उसका नष्ट होना, वो किसी न किसी कारण से हटना। मतलब अब वो कैसे हट सकती है? तो बहुत जोर की हवा चले तो भी हट सके, बहुत जोर से हवा चल रही है, उपजाऊ परत है, वो हट जाए तो वो भी अपर्दन है। अच्छा पानी से कोई चीज हट जाए, ठीक है, बहुत जोर का पानी चल रहा है, उपजाऊपन उसका हट गया तो वो भी अपर्दन है। तो दो तरीके तो मेन है इसके कि वायु और जल द्वारा, ठीक है। देखो मृदा अपर्दन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। एक बार प्रश्न बना कि निम्न में से रेंगती हुई मृत्यु क्या है, ठीक है। अब उसमें था रेगिस्तान का, रेगिस्तान के प्रसार को भी रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। उसमें ऑप्शन एक बार तो बना रेगिस्तान का प्रसार, तो ये भी ठीक था। एक मृदा अपर्दन, ये भी ठीक है, ठीक है। एक बार आया उसके अंदर ऑप्शन दे रखा टीबी कैंसर वगैरह, छोरा कंफ्यूज होगा क्या रेंगती हुई मृत्यु किम, मतलब धीमी गति हुई मृत्यु किम वे, कि टीबी में वे कैंसर में वे पजवे होती हो, कैंसर में तो आदमी फटाफट में मतलब पतो चले जिम ही फटाफट जो है चाल जाए, और टीबी में जो है थोड़ा लंबो चलेगा, टीबी होगी रेंगती हुई मृत्यु। तो वैसे तो टीबी आप लोगों को ध्यान रखना है जिसे क्षय रोग कहा जाता है, जैसे इंसानों के अंदर रेंगती हुई मृत्यु टीबी ही है। हाँ ये बात भी सही है, इंसानों में रेंगती हुई मृत्यु टीबी है, लेकिन आप लोगों को जीके पूछा जाता है भूगोल से संबंधित, उसमें रेंगती हुई मृत्यु है या तो रेगिस्तान का प्रसार या मृदा अपर्दन, जिसे मिट्टी का क्षय रोग भी कहा जाता है, यानी मिट्टी की टीबी यही है। तो रेंगती हुई मृत्यु या कृषि का क्षय रोग भी इसे कहा जाता है, कृषि का या मिट्टी का क्षय रोग भी कहा जाता है, ये मिट्टी की टीबी है एक तरीके से, ठीक है। मृदा अपर्दन को कृषि का पहला शत्रु माना जाता है। क्यों माना जाता है? दूसरा शत्रु कौन सा है? सूखापन, बरसात नहीं हो तो शत्रु ही है, और मृदा अपर्दन यानी उपजाऊपन खत्म होना तो सबसे बड़ा शत्रु है, यानी कि सबसे पहला शत्रु माना जाता है, ठीक है। अब देखो मृदा अपर्दन के प्रकार के अंदर तीन ध्यान रखना है, एक तो है क्षैतिज अपर्दन, एक है लंबवत या अवनालिका अपर्दन, एक है चद्दर या इसे कहा जाता है चादरी अपर्दन। क्या कहा जाता है? चादरी अपर्दन। अब देखो ये पहला जो है क्षैतिज अपर्दन यानी ऊपर की परत का हटना, वो ज्यादातर जो होता है आपके वायु द्वारा होता है, हवा से, हवा जोर से चले तो वो होता है। और हवा कहां ज्यादा चलेगी? जहां पे पेड़ कम होंगे, वनस्पति कम होंगी, यानी कि जैसलमेर। तो सबसे ज्यादा जो है ये क्षैतिज अपर्दन या परत अपर्दन है वो जैसलमेर के अंदर होता है। सर्वाधिक कहां होता है? जिस तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है या पूछता है उसी तरीके से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अनावश्यक न तो मैं मैटर पढ़ाता हूं और न आप लोगों को कहता हूं कि अनावश्यक पढ़ो। हाँ जहां से एग्जामिनर पूछता है वो पढ़ना जरूरी है, उससे एक कदम आगे चलो, लेकिन उससे 10 कदम आगे भी नहीं चलना है, उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। लंबवत अपर्दन, लंबवत कैसा होता है? ऐसे, यानी अब ऐसा अपर्दन कैसे होगा? पानी की चोट से होगा। कैसे होगा? पानी की चोट से। अब पानी की चोट से कैसे? जैसे कि नदियों से होगा, और सबसे ज्यादा जो घात करती है इस मामले में वो चंबल नदी करती है, इसे कहा जाता है अवनालिका अपर्दन। क्या? नाली के रूप में जैसे अपर्दन होता है, इसे क्या कहा जाता है? अवनालिका अपर्दन, और इन्हीं शब्दों से प्रश्न बनते हैं। इसे जल अपर्दन के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इसमें होते हैं सवाई माधोपुर और करौली। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले अवनालिका अपर्दन से सवाई माधोपुर और करौली है, ठीक है। अब देखो चद्दर अपर्दन या चादरी अपर्दन, ये भी होता किससे है? जल से होता है। ये भी किससे होता है? जल से ही होता है। ये अवनालिका अपर्दन तो मतलब पूरा ऐसे लंबवत, मतलब खड्डा जैसा पड़ जाता है, और ये जो चादरी अपर्दन है इसमें भी ऊपरी परत ही जाती है, इसमें भी ऊपरी परत जाती है। ये सिरोही और राजसमंद के अंदर अधिक प्रभावित जिले हैं ये इसके, ठीक है। तो ये तीन तरह के अपर्दन आप लोगों को ध्यान रखना है, क्षैतिज, लंबवत और चादरी अपर्दन, ठीक है। पहला वायु द्वारा, दो जल द्वारा है, और इनके सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है।
अब इसके अलावा देखो, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाली जो नदी है वो चंबल नदी है। कैसी नदी है? वो चंबल नदी है जो सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन करती है। तो यहां पे फिर क्या उत्खाद भूमि पाई जाती है? क्या पाई जाती है? उत्खाद भूमि, जिसे कहा जाता है बेडलैंड। क्या कहा जाता है? बेडलैंड कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है और यही चंबल के बीहड़ बनने का कारण है। अवनालिका अपरदन ही चंबल के बीहड़ बनने का कारण है। कंदराएं बन जाती है, गुफाएं बन जाती है, बीहड़ क्षेत्र बन जाता है, उत्खाद भूमि बन जाती है, बेडलैंड जहां पे कोई कृषि वगैरह नहीं की जा सकती। ये सारे प्रश्न बनते हैं चंबल नदी से रिलेटेड। और देखो क्या है, सर्वाधिक नालीनुमा अपरदन, यानी कि नाली के जैसे, ये तो है अवनालिका, ठीक है, संपूर्ण रूप से आएगा। और सर्वाधिक नालीनुमा पूछे तब ध्यान रखना कोटा। तब क्या ध्यान रखना है? कोटा ध्यान रखना है, ठीक है। कोटा बूंदी के अंदर कंदराएं बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे नहीं भी लो तो कल ही उपलब्ध करवाया ये फैक्ट, ठीक है। चलिए और देखो, अब बढ़ते हैं यहां। अब इन चीजों को देखना। अब देखो, अब अपन जो पढ़ रहे हैं ना कि ये सारीय, मिट्टी का सारीय होना और अम्लीय होना। तो देखो, उदासीन मिट्टी होती है ना, एक तो ये ध्यान रखो कि उदासीन मृदा, उदासीन मृदा का पीएच मान जो है वो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। पीएच मान कितना? अब ये पीएच मान कैसे निकाला, लिटमस पत्र वगैरह, ये विज्ञान का टॉपिक है। अपने को यहां ये ध्यान रखना है कि पीएच मान उदासीन मृदा का कितना होता है? 7 होता है। यदि कहे कि उपजाऊ मृदा का कितना होता है, किसका पूछे? उपजाऊ मृदा का पूछे तो वैसे होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 उपजाऊ मृदा का पीएच मान। अब देखो, ये 7 तो है उदासीन। अब यहां पे ये क्या है? ज्यादा। ये ध्यान रखना कि ज्यादा, और इस तरफ ध्यान रखना कम, ठीक है। अब ज्यादा जहां होगा ना, मृदा का पीएच मान ज्यादा होगा, वो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। और जहां कम होगा वो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अम्लीय। तो यहां पे भी याद रखने का यही तरीका है। ज्यादा में देखो आ की मात्रा है, क्षारीय में आ की मात्रा है। अम्लीय कम में देखो एक भी आ की मात्रा नहीं है, अम्लीय में भी एक भी आ की मात्रा नहीं है। ये मेरे याद रखने के तरीके हैं भाई। आप लोगों को बढ़िया लगे तो आप ऐसे याद रखो, नहीं बढ़िया लगे तो डायरेक्ट पढ़ के जैसे याद रहता है वैसे करो। मेरे हिसाब से तो मैं जैसे याद रखता हूं वैसे याद रखना आसान है, और इसको जो है लंबे समय तक याद रखा जा सकता है बिना दिमाग पे जोर डाले, ठीक है। अब कम अम्लीय याद रखना कितना आसान है, ज्यादा क्षारीय, बस एकदम। तो 7 से ज्यादा पीएच मान हुआ वो मिट्टी क्षारीय होगी, 7 से कम पीएच मान है वो मिट्टी अम्लीय होगी, ठीक है। यही चीज देखो, अम्लीय मृदा यानी कि 7 से कम पीएच मान है। समाधान क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे इनका समाधान ही पूछा जाता है कि मृदा अम्लीय हो गई है, इसके समाधान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तब ध्यान रखना, चूना या चूने से संबंधित उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। चूने का उपयोग किया जाता है अम्लीय मृदा के अंदर, ठीक है। और मृदा क्षारीय हुई है तो यानी कि पीएच मान 7 से अधिक हुआ है, तब क्या प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। और मृदा लवणीय हुई है तब क्या प्रयोग किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का। देखो यही लिख देता हूं, ठीक है। लवणीयता के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट वाली खाद का। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लवणीयता का उपाय, क्षारीयता का उपाय और अम्लीयता का उपाय। और ये चीजें ही पूछी जाती है मृदा के अंदर सबसे ज्यादा, मृदा संरक्षण में, ठीक है। देख लेना पीवाईक्यूज उठा के कि सबसे ज्यादा प्रश्न कौन से पूछे गए। ये प्रश्न पूछे गए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए अब आपको एक और समस्या बताते हैं जो सेम समस्या है। लागे केड़ो कि सेम यानी कि बिल्कुल ऐसी की ऐसी समस्या। हाँ है तो ऐसी ही है, लेकिन इसका नाम ही क्या है? सेम समस्या। सेम समस्या नहीं कह सकते, सेम समस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सेम। तो देखो, सेम समस्या को कहा जाता है जलाधिक्यता। क्या कहा जाता है? वाटर लॉगिंग कहा जाता है जलाधिक्यता, यानी कि जल की अधिकता। अब देखो कहां होगी? जहां पे नहरें अधिक होगी। समझना मेरी चीज, मेरी बात को समझना तो आपकी ये चीज समझ में आएगी। नहरें अधिक होगी और जमीन के नीचे जो है चूने की परत होगी, ठीक है। वहां पे ये समस्या ज्यादा होगी कि जमीन के नीचे चूने की परत है तो क्या होगा कि जो जल है उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा, वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो एक उसकी लिमिट होती है, तब तक वो क्या होता है? बढ़ जाता है। मान लो फिर केशिकाओं का निर्माण होता है। केशिकाएं यूं समझ सकते हो आप, आपको क्या कहूं मैं, मतलब एक तरीके से जैसे मानव शरीर में नसें कैसी होती है उसी तरीके से केशिकाओं का निर्माण होता है। उन केशिकाओं के माध्यम से जल वापस ऊपर आने लगता है, जल जमीन के ऊपर आ जाता है। इससे क्या होगा
इससे होगा कि दलदल का निर्माण हो जाता है। अब देखो कृषि करनी है तो दलदली भाग में जो है कृषि इतनी होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको भाई शुष्कपन भी चाहिए, जब समय हो तब पानी पिलाने को चाहिए। ऐसा थोड़ी है जिसको प्यास ही नहीं लगी और पानी पिलाते जाओ, है वो थोड़ी काम आता है। तो इसमें यही समस्या होती है, नीचे चूने की परत है, पानी जा नहीं पाता है और केशिकाओं के माध्यम से वापस ऊपर आने लगता है, तो जल की अधिकता यानी जलाधिक्यता हो जाती है। इसे कहा जाता है सेम समस्या। जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाले जिले जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित इससे रहते हैं, सेम समस्या से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरे जिले प्रभावित रहे, लेकिन उनके कुछ क्षेत्र है जो इससे प्रभावित रहते हैं, इसको कहा जाता है सेम समस्या। ठीक है, तो यही है। देखो इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित जो क्षेत्र है उसमें खेतों की भूमिगत जलाक्रांति भी इसे कहा जाता है। आगे बात समझ। देखो प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि ये नहरी क्षेत्र है, ये नहर द्वारा सिंचित होने वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लगाओ बडोपल। जो बडोपल जो है यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी के लिए भी बडोपल जाना जाता है। बडोपल हनुमानगढ़ का ऐसा स्थान है जो राजस्थान में सबसे बड़ा सेम समस्या ग्रस्त स्थान है ये। ठीक है, नाम भी तो देखो बड्डो है, नाम भी तो बड्डो है, तो सेम समस्या सबसे ज्यादा कटी हुई जो बड्डो है तो बडोपल में है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ के अंदर ये है सेम समस्या सबसे ज्यादा, इसके लिए ये जाना जाता है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि नहरों से जहां सिंचाई हो रही है वहां पे ये जो समस्या है वहां पे की जाए बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है, इजराइल की पद्धति है ये, ड्रॉप क्या कहा जाता है इसको, बूंद बूंद सिंचाई को ये कहा जाता है ना, ड्रॉप पद्धति ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है, तो बूंद बूंद सिंचाई की जाए। और इसका दूसरा जो उपाय है वो है सफेदा। अब सफेदा कौन सा पेड़ होता है पता है भाई? मैं इसको जो है बचपन से नीलगिरी के नाम से जानता हूं, कई जने सफेदे के नाम से जानते हैं, और वैसे इसको कहा जाता है इंग्लिश के अंदर यूकेलिप्टस। क्या कहा जाता है? यूकेलिप्टस। ये सफेदे का पेड़ उगाने से क्या होता है, ये अवशोषण करता है जल का और उससे जो है सेम समस्या में निजात मिलती है। अब देखो सेम, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेम समस्या देखो होती कैसी है। ये चीज आप देख सकते हो, इसको वाटर लॉगिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखो ये जल मतलब जो है दलदली क्षेत्र में बदल जाती है यहाँ की जमीन। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये देखो सफेदे का वृक्ष, ये सफेदे का वृक्ष है, नीलगिरी जिसे कहा जाता है, ये इसका उपाय है। ठीक है, और बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है, ये इजराइल वाली पद्धति, ये इन सब का इलाज है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। चलिए अब कुछ और फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो बता देता हूं। वैसे मृदा संरक्षण अपना और वैज्ञानिक विभाजन दोनों ही चीजें न सिर्फ अपन ने पढ़ी है बल्कि अपन ने याद करी है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। दावा और विश्वास बहुत महीन अंतर है। विश्वास के अंदर जो है भावनाएं ज्यादा होती है, दावे में अधिकार ज्यादा होता है। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये चीजें बिना स्किप किए और बिल्कुल आपने विश्वास के साथ देखी है, तो मैं भी विश्वास के साथ कह दूं कि याद हो गई आप लोगों को। अब देखो, अब ये आए हुए प्रश्न है, ये कैसे है? ये आप कह सकते हो PYQs है। ये आए हुए प्रश्न है कि मेवाड़ में पाई जाने वाली, अब प्रश्न कैसे आया था, लीली, सीरमा, सुकली, राकड़ा आदि क्या है? एक तो ये, एक वो दामन, करात वगैरह वो घास के नाम, ये बहुत पूछते हैं। एक आदिवासियों से संबंधित गीतों के नाम, ये ऐसे ही पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इसमें से आया था कि ये क्या है? इसमें से उत्तर है मेवाड़ में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम है। मेवाड़ में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम है। और आए हुए प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि, आंख मीचर भी थान पूछन, आंख बंद कर पूछ लियो कि राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि कट है, तो थे सीधो कहोगे जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में मरुस्थली भाग है, तो जैसलमेर। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित भूमि, अब इतनी बार आप लोगों को पूछ लिया सिंचित या कृषित भूमि पूछे तो गंगानगर, मैंने खुद ने इतनी बार बोल के बताया, आप लोगों को याद हो गया। अब इसके अलावा देखो बांझड़, चाही और बारानी, ये थोड़ी सी क्या है, शब्दावली कह सकते हो आप, मिट्टी से संबंधित। ठीक है, शब्दावली। बांझड़ क्या होती है? राजस्थान में बिना जोती हुई अनुपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ भी है और बिना जोती हुई है तो वो बांझड़ कहलाती है। एक तरीके से कैसे हो गई, बांझ हो गई एक तरीके से, उसी से नाम बना है बांझड़। चाही क्या है? राजस्थान में सिंचित भूमि, जिससे अपन ने फसल चाही है तो सिंचाई की है, तो इसको कहा गया है, क्या कहा है, चाही भूमि। बारानी क्या होती है? राजस्थान में असिंचित भूमि, असिंचित है मतलब अनुपजाऊ नहीं कह सकते, लेकिन असिंचित भूमि है, वो बारानी भूमि कहलाती है। इसके अलावा ध्यान रखना, प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला जोधपुर में, और लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में होती है, तो लाल मिट्टी में।
क्या इसको कह सकते हो, लोहांश भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये टॉपिक अपना यानी कि राजस्थान की मृदा वाला टॉपिक भी आज पूरा हुआ। धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि अपन ज्योग्राफी में बहुत आगे निकल चुके हैं। ऐसे ही अपन ने इतिहास पढ़ा, ऐसे ही अपन ने कला संस्कृति पढ़ी, और ऐसे ही मैंने तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट बहुत सारे जो है बैच पढ़ा दिए, और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं। बस ये है कि मैं खुद भी नियमित रहता हूं, और मैं स्टूडेंट से भी चाहता हूं कि आप लोग भी नियमित रहें। आप लोगों को अपने लिए क्या करना है, आधा पौना घंटा मेरी क्लास के लिए निकालना है, और इस शांति काल में 2-3 घंटे आप लोगों को अपने सेल्फ स्टडी के लिए निकालने हैं। जब आप ये चीज एडजस्ट कर लेते हो अपने अंदर, तो आप लोग जो है बहुत करीब पहुंच जाते हो सिलेक्शन के। आगे बात समझ। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।